नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी के इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में निर्माणाधीन सुरंग परियोजना हादसे में फंसे झारखंड के मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और झारखंड के अधिकारी तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार इस मामले पर निगरानी रख रही है और वो खुद इसे लेकर चिंतित है। उन्होंने बताया कि इस घटना में फंसे मजदूरों की सुरक्षा और जल्द से जल्द उनके सकुशल वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा रॉयल्टी के मुद्दे पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री से सवाल किया जाना ज्यादा उचित होगा। इसमें तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिए और आप लोग गवाह बनिए, फिर सवाल पूछने में भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में हैं, वहाँ के मुख्य सचिव और सब लोगों से संपर्क में हैं। अभी तत्काल में मैं तुरंत उसका ये नहीं लिया है इस पर अभी, और मुझे लगता है अभी मैं जाते जाते उनकी जानकारी लूँगा अभी तक विषय क्या है वहाँ पर। और झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदिव्य कुमार ने आज विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए पेपर लीक मामले पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला केवल सरकार को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में सरकार पर विश्वास जताया है और उसी विश्वास के आधार पर बजट सत्र का संचालन किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करे और सत्ता पक्ष के खिलाफ सवाल उठाने से पहले खुद नेता प्रतिपक्ष का चयन करे। सुदिव्य कुमार ने यह भी कहा कि विपक्ष को सदन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को विश्वास है कि वह बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाएंगे। विधानसभा चुनाव में लगे हुए झटके के बाद मरणासन स्थिति की भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का निर्णय कर लेना चाहिए। और रह गया बात विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए, तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि विधानसभा चुनाव में लगे हुए झटके के बाद मरणासन स्थिति की भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का निर्णय कर लेना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष बहुत आवश्यक है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने पेपर लीक मामले को गंभीर अपराध करार देते हुए राज्य सरकार से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये विषय बहुत ही गंभीर है और सरकार को इस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं जनता की भावनाओं के अनुरूप ही सरकार को बजट पेश करना चाहिए। प्लानिंग है, क्या रूपरेखा सोच कर आए हैं? जी, बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर आए हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, कोयलांचल स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा उन विषयों पर वार्तालाप होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनेगा। पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसके दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेवारी किन्हीं की नहीं है। गंभीर मुद्दे हैं यार, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य है और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं। इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए और इसका निष्पादन होना चाहिए। और सरायकेला जिले में 11 अप्रैल से शुरू होने वाले चैत्र पर्व के आयोजन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सह राजकीय छऊ कला केंद्र के सचिव सदानंद महतो की अध्यक्षता में एक पारंपरिक बैठक हुई। इस बैठक में कलाकारों से आयोजन को लेकर सुझाव प्राप्त किए गए। बैठक में कुछ कलाकारों ने सिर्फ स्थानीय कलाकारों को ही चैत्र पर्व में आमंत्रित करने का सुझाव दिया, जबकि अन्य कलाकारों ने आयोजन के दौरान सम्मान और सम्मानित राशि देने की मांग की। कई कलाकारों ने कहा कि पिछले कार्यक्रमों में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला था, इसलिए इस बार उन्हें सम्मानित किया जाए। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि कलाकारों के लिए अलग से गैलरी बनाई जाए, जिससे वे और उनके परिवार कार्यक्रम का आनंद ले सकें। साथ ही ये भी कहा गया कि कार्यक्रम को किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त
रखा जाए ताकि ये पूरी तरह से सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से संपन्न हो। अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक के दौरान छऊ नृत्य के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के प्रमुखों से कहा कि वे 5 मार्च तक अपने कलाकारों की सूची अनुमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि आयोजन की तैयारी सुचारू रूप से की जा सके। और जो चैत्र पर्व होती है यहाँ पर सरायकेला में, तो उसी को तैयारी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय छऊ कला केंद्र हैं उनके कलाकारों के साथ सुझाव लिया गया कि किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा बेटर कार्यक्रम कर पाएंगे। थैंक यू। सीआईआई झारखंड की ओर से आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में 2 दिवसीय उद्योग कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को किया गया। यह उद्योग कार्निवल 25 फरवरी तक चलेगा। ये कार्निवल विभिन्न उद्योगों के लिए नए अवसरों पर चर्चा करने और साझेदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य खास तौर पर रक्षा, रेलवे, आईटी, स्थिरता, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, एमएसएमई, इंजीनियरिंग और उपकरण निर्माण क्षेत्रों के हितधारकों को एक मंच पर लाना है। इस साल के उद्योग कार्निवल का विषय टेक्नोवेट, सस्टेन और सेफगार्ड शैपिंग टुमारो इंडस्ट्री रखा गया है, जो भविष्य की इंडस्ट्री में परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदर्शनी में लगभग 25 प्रमुख संगठन अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, टाटा स्टील लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। यहाँ पे सीआईआई का इंडस्ट्री कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी थीम है टेक्नोवेट, सस्टेन एंड सेफगार्ड फॉर शेपिंग ऑफ टुमारो। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर आज 7 सेशंस होंगे, आज और कल के अंदर में 36 स्पीकर आए हैं बाहर से, अलग अलग जगहों से, जिसके अंदर में से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और गार्ड ब्रिज फैक्ट्री से भी लोग आए हैं। आइडिया यही है कि हम लोगों को ये दिखाना है दुनिया को कि झारखंड के अंदर में जमशेदपुर एक इंजीनियरिंग बेस जो है वो वर्ल्ड क्लास है। जो हम लोग कर रहे हैं वो उनको दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाई है, बहुत सारी कंपनी हैं, करीब 26 कंपनियाँ अपना स्टॉल दिखा रही है। प्लस हमारे को यहाँ पर और रोज़गार बढ़ाने के लिए इन लोगों को यहाँ पर ला कर दिखाना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर में कैसे तालमेल क्रिएट करें और कैसे यहाँ की इंडस्ट्रीज आप लोगों को सप्लाई करें और फिर लोकल करके ग्लोबल भी जाए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी सोमवार से शुरू हुआ, जो 27 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने राज्य की स्थिति और सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। 2025-26 का वार्षिक बजट का उपस्थापन किया जाएगा। सदन में पहले झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस सत्र की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद राज्यपाल के आगमन पर परंपरा के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य के विकास और सरकार की योजनाओं की चर्चा की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार द्वारा की गई कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन सभा पटल पर पेश किया। सदन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा शोक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा के अन्य सदस्यों ने विगत सत्र से लेकर अब तक के दिवंगत जनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सदन में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अंत में सदन की कार्रवाई को परंपरा के अनुसार 25 फरवरी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। हमारी सरकार इस जनादेश को शिरोधार्य मानकर प्रदेश की जनता को अपने हृदय से आत्मसात कर उनके कल्याण हेतु अनवरत कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य की समस्त जनता के विकसित झारखंड के निर्माण के नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई सरायकेला जिला पुलिस ने पद्मश्री छुट्टी महतो के एक परिचित के स्कॉर्पियो चोरी होने के मामले का खुलासा 8 महीने बाद कर दिया है। इससे पूर्व छुट्टी महतो ने सीएम आवास जाकर गाड़ी चोरी होने के मामले में गुहार लगाई थी।
पूरे मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला एसपी मुकेश लोनायत ने प्रेस वार्ता में बताया कि 8 माह पूर्व कोलाबीरा निवासी रमजान अली के घर के पास से उनकी सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी चुरा ली गई थी। उन्होंने इस संबंध में एक लिखित शिकायत थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की। इस बीच वादी रमजान अली ने पद्मश्री छुट्टी महतो से भी वरीय अधिकारियों के समक्ष मामला संज्ञान में लाने की बात कही। इसके बाद पद्मश्री छुट्टी महतो ने सीएम आवास पहुंचकर गाड़ी चोरी मामले की पड़ताल करने का मांग की। गौरतलब है कि रमजान अली के स्कॉर्पियो गाड़ी पर छुट्टी महतो भी सवार होकर चला करती थी। सीएम आवास मामला पहुंचने पर हाईटेक हो गया और सरायकेला पुलिस ने लगातार अनुसंधान करते हुए 8 महीने बाद वाहन चोरी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में धनबाद जिला निवासी सुग्रीव कुमार और पलामू जिला निवासी कवलधारी विश्वकर्मा शामिल है। पुलिस ने इनके पास से चुराए गए स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। में आज से करीब 8 महीने पूर्व सरायकेला थाना अंतर्गत मोड़िया गांव से एक रमजान अली नामक व्यक्ति की स्कॉर्पियो वाहन का चोरी हुआ था। चोरी के पश्चात ही सरायकेला पुलिस द्वारा इस वाहन की बरामदगी हेतु बराबर प्रयास किया जा रहा था और इसके उपरांत मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चोरी के करीब 8 महीने बाद स्कॉर्पियो वाहन को बरामद किया गया है और इस घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं तुम? इसमें एक पलामू का रहने वाला है और एक धनबाद के झरिया थाना का रहने वाला है। अनुसंधान के क्रम में हमको भी ज्ञात हुआ कि जो वादी रमजान अली है वो पद्मश्री माननीय छुट्टी महतो के चालक के रूप में है और छुट्टी महतो इस वाहन का उपयोग किया करती थी और निरंतर प्रयास करते हुए पुलिस द्वारा इसको बरामद किया गया। झारखंड विधानसभा का 6ठा बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन के बाहर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। वैसे ये सत्र 27 मार्च तक चलेगा और राज्य सरकार के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को जनता के विश्वास का सम्मान करते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में पेंशन रुकी हुई है और पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को सही समय पर नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। तौर पे देखिए, जब जिम्मेदार अभिभाषण में कोई खास नहीं, तो सरकार की और झारखंड प्रदेश की जो परिस्थिति है उसका अनुकूल कुछ नहीं है। वो कमजोरी की बात नहीं है जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय को दिशा विहीन का पढ़वा दिया और क्या है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में विपक्ष द्वारा हंगामे की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सदन में हंगामा करेगा तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेपर लीक मामले पर इरफान अंसारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक की शुरुआत भाजपा सरकार से हुई थी और अब हमारी सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। चुनाव जीत कर आए हैं, पहला सत्र है, पहला बजट है, तो सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं लगता है कि कुछ खामियां है तो सुझाव दीजिए, हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। अब बार-बार सदन नहीं चलेगा क्या है ये? नहीं है, अनाप शनाप उलूल जुलूल बोलोगे अच्छा नहीं होगा। वो कौन होता है सदन रोकने वाला? उसका हिम्मत कैसे हो गया? जो चाहे सो बोल देते हो यार, सदन नहीं चलेगा। जागीर है क्या भाजपा का? सदन चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा और जनता की जो समस्याएं उठाओगे तो उसका हम लोग अच्छा जवाब देंगे। बजट सत्र है, साल में अभी चुनाव जीत कर आए हैं, पहला सत्र है, पहला बजट है, तो सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं लगता है कि कुछ खामियां है तो सुझाव दीजिए, हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। और बार-बार सदन नहीं चलेगा क्या है ये? सदन चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा और जो रोकेगा तो देखेंगे उसको हम। जमशेदपुर के खास महल सदर अस्पताल में कार्यरत एक महिला टेक्नीशियन से उसके सहकर्मी अमरीश कुमार द्वारा बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस मामले को लेकर सिविल सर्जन से शिकायत की है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। महिला टेक्नीशियन ने आरोप लगाया है कि अमरीश कुमार ने उन्हें अश्लील वीडियो भेजे, अश्लील हरकतें की, जाति सूचक गालियां दी और उसे मानसिक शोषण का शिकार बनाया।
इन घटनाओं के कारण वह काफी डरी और परेशान है। ये मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने इस संबंध में एक लिखित शिकायत सिविल सर्जन से की। युवती ने बताया कि उसे लगातार मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजकर इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। महिला कर्मी के इस गंभीर आरोप के बाद झारखंड के JLKM पार्टी ने सिविल सर्जन से अमरीश कुमार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में एक ज्ञापन सिविल सर्जन को सौंपा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि अमरीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी प्रकार के अनहोनी से बचा जा सके। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पीड़िता और उसके परिवार से वार्ता कर उचित कदम उठाए जाएं। इसकी प्रतिलिपि SSP, ग्रामीण SP व पसुरी थाना प्रभारी को भी सौंपा गया है। इधर पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने के बाद से उसे लगातार डराया धमकाया जा रहा है। दिनों पूजा कुमारी नामक जो व्यक्ति है धनबाद निवासी, उसके द्वारा जो है एक आवेदन जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ था JLKM परिवार को। JLKM परिवार उस आवेदन के आलोक में आज सिविल सर्जन से मिलकर के सिविल सर्जन से यह कहती है कि जिस महिला के द्वारा अमरीश कुमार सिंह के द्वारा उस महिला को जो प्रताड़ित किया जाता था, उसको गंदी गंदी वीडियो भेजा जाता था, उस वीडियो के आलोक में आपने क्या कार्रवाई किया। तो सिविल सर्जन का यह कहना है कि इस पर जांच कमेटी बनी है, इस पर जांच होगी, जांच होने के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर JLKM परिवार ये बर्दाश्त नहीं किया। JLKM परिवार ने उनसे कहा सिविल सर्जन से कि तत्काल जो है अमरीश कुमार सिंह को जो है उनको बैठा दिया जाए, उनको प्रभार मुक्त किया जाए और जांच कमेटी जब बैठी है वो जांच कमेटी का जब सारा चीज क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करने का जो है JLKM परिवार ने अनुरोध किया है। साथ ही साथ हम लोग सिविल सर्जन सर के एक भी बातों से मतलब सेटिस्फाई नहीं है और ना ही उसके बातों से सहमत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिविल सर्जन के द्वारा जो है इस बातों को जो है लंबा खींचा जा रहा है। सिविल सर्जन नहीं चाहते हैं कि सिविल सर्जन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उसका जो है सेफ्टी, उसका जो है देख रेख, वो सब किसी तरह का जो है मान्य नहीं हो रहा है। पूजा कुमारी नामक युवती जो सदर अस्पताल खास महल में डायलिसिस यूनिट में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत है, उनके ही सहकर्मी अमरीश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा पूजा कुमारी को उनका मोबाइल नंबर पर अश्लील वीडियो भेजकर उसको टॉर्चर किया जाता है और छेड़छाड़ किया जाता है। उनका सहकर्मी है तो जाहिर सी बात है साथ में रहना, जब साथ में रहते हैं तो वो गलत जगह में छूना, उसको इस तरह से मतलब टॉर्चर किया जाता है। एक महिला के साथ में जिस तरह से टॉर्चर होता है तो महिला का जाहिर सी बात है उसका मानसिक रूप से पीड़ित हो गई। तब उस वक्त उन्होंने चिट्ठी लिखा सिविल सर्जन महोदय को, तो उनके द्वारा कहा गया है कि आप जो जिसको भी बोलना है बोलिए, हमारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये लड़के का कहना है, ठीक है, हमारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और जिसको बोलना है बोलिए। अगर ऐसे ज़्यादा कुछ बोलेंगे इससे ज़्यादा तो हम आपको चोरी के केस में फंसा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का बताया गया। तो हम लोग को उनको लिखित आवेदन दिया है लड़की के द्वारा। तो उसके बाद हम लोग अस्पताल पहुंचे सिविल सर्जन से मिलने। सिविल सर्जन में मिल करके हम लोग ज्ञापन दिए, ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन मिला है। उसके बाद हमने पसुरी थाना आए, पसुरी में भी ज्ञापन दिए। झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य के विभिन्न संवैधानिक पदों जिनमें लोकायुक्त, राज्य सूचना आयुक्त और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की गई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी के कारण संवैधानिक पदों पर रिक्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने इस मामले में समय की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में तय की है। ये मामला राज्य सरकार के संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए गए सवालों पर आधारित है और उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सरकार को समय देने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य में विभिन्न संवैधानिक पदों जिनमें लोकायुक्त,
राज्य सूचना आयुक्त एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा यह बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में विलंब के कारण रिक्ति प्रक्रिया को बढ़ाया नहीं जा सका है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा समय की मांग की गई, जिसे स्वीकृत करते हुए माननीय खंडपीठ ने इसकी सुनवाई के लिए मार्च महीने में समय निर्धारित किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र के सोहदा गांव में 20 वर्षीय देविका सिंह की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतका के परिवार वालों ने पति पर षड्यंत्र के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की बहन सीमा सिंह ने बताया कि 2 साल पहले देविका ने सुनील सिंह से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद से लगातार देविका से मारपीट की जाती थी। सीमा के मुताबिक जब भी सुनील नशे की हालत में घर लौटता तो वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस कारण वो ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। जनवरी 2025 में जब सुनील को देविका की गर्भवती होने का पता चला तो वह अपनी पत्नी को मारपीट नहीं करने की शर्त पर अपने साथ घर ले आया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही देविका की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इस मामले में मृतका के परिवार वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पोटका थाना में आवेदन दिया है। सीमा सिंह ने दावा किया है कि देविका के शरीर पर छाती, पीठ और गले में चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनकी हत्या की गई है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमसीएम अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आरोपी पति सुनील सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतका के परिजनों ने सुनील सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपना पसंद से शादी किया और फिर दारू पी के पूरा मारता उरता है और फिर छोड़ देता है, फिर भगा के ले आता है। उसके बाद अभी पूरा ख़त्म ही कर दिया। गला में पूरा निशान है, उसका पूरा गला दबा दिया है। पीठ में भी मारा है, पीठ में भी निशान है, उसका छाती में भी निशान है पूरा। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में शनिवार को निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल परियोजना सुरंग में हुए हादसे में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं। इस हादसे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के परिवारों के संपर्क में है और उनके सकुशल वापसी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वे लगातार स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मजदूरों के परिवारों के साथ संवाद बनाए हुए हैं। झारखंड सरकार ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित किया है और इस हादसे में फंसे मजदूरों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक दुखद घटना है और राज्य सरकार इस संकट के समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। वे हर संभव संसाधन प्रदान करेंगे ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा सके। तेलंगाना में फंसे इन मजदूरों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने एक विशेष टीम भी भेजने की निर्णय लिया है, जो स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस संकट से निपटने में मदद करेंगी। देखिए, दुखद घटना है और झारखंड के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। जानकारी मुझे है, हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी से मेरी वार्ता हुई है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार संज्ञान में लिए हुए हैं और वो जरूरत पड़ेगी तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। इतना जरूर कहूँगा कि बड़ा हादसा है, कई लोग फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, उनके परिवार से हम लोग संपर्क साध रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं खुद जाऊँगा और वहाँ की सरकार से बात करके अपने मजदूरों को सही सलामत लेकर आऊँगा। सर, कल से सदन शुरू। जमशेदपुर के गोलमुरी के टुईला डुंगरी निवासी गुरदीप सिंह की पुत्री अनीशा कौर ने यूजीसी नेट परीक्षा में 99% अंक हासिल कर अपनी मेहनत और समर्पण से परिवार का नाम रोशन किया है। अनीशा की सफलता पर उनके परिवार में खुशी की लहर है और वे अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इसी के मोबाइल से किसी का किसका तू करेगा। यस।
अनीशा ने कहा कि वो अब मेडिकल की तैयारी करना चाहती हैं और अपने करियर में सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखती हैं। अनीशा के पिता गुरदीप सिंह पेशे से टाटा मोटर्स के कानवाई चालक हैं और उनकी मां परमीत कौर एक गृहिणी हैं। दोनों माता पिता अपनी बेटी की इस सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। अनीशा के पिता ने कहा कि उनके लिए ये गर्व का पल है कि उनकी बेटी ने इतनी शानदार सफलता हासिल की है। आज के समाज में जहां लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं, ये एक उदाहरण है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी आगे पढ़ाई करना चाहती हैं तो वे उसका समर्थन करेंगे। अनीशा की मां ने भी अपनी बेटी की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अनीशा ने हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और अब उसका परिणाम सामने है। वे बहुत खुश हैं कि उसने 99% अंक के साथ परीक्षा पास की है। इस बीच अनीशा को बधाई देने के लिए आसपास के लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं और उनकी सफलता पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे बेटी से कर प्रतिशत नंबर लाया। दरअसल यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, जो एनटीए के द्वारा कराया जाता है, उसमें मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है 99 परसेंटाइल से और 300 में से मैंने 208 नंबर हासिल किए। मेरी पहली शिक्षा वेस्ट पिंडा रिफ्यूजी मध्य विद्यालय से हुई है और मैंने हाई स्कूल पंजाब कन्या उच्च विद्यालय से किया है। आगे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूँगी। उसके लिए जो भी स्टेट वाइज प्रोफेसर के एग्जाम्स आते हैं, पीएचडी के लिए मैं फॉर्म फिल करूँगी और मुझे पीएचडी करनी है। मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट से किया, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी है इसमें, तो मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री से कोई रेवोल्यूशन मूवमेंट हो, उसमें मैं ये पीएचडी टॉपिक लेके पीएचडी करूँ। मेहनत बोलूँ तो अनलिमिटेड, मेहनत का कोई विकल्प होता भी नहीं है। तो मेरी एक मैम है जिनका नाम है डॉक्टर अनुराधा कुमारी, उनका हर जगह सपोर्ट रहा है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद आई डोंट नो, हाँ मैं टॉपर थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या, लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत, तो उनकी वजह से आज मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। दिन भर पढ़ना, रात में 3-3 बजे भोर तक पढ़ना, ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन इतनी मिडिल क्लास फैमिली होकर भी इतना किया, हमारे लिए यही बस बहुत खुशी की बात है। ये तो मैं जान नहीं रही थी कि इतना कोई नहीं कर सकता जितना ये की है। बीमार भी रहती थी ना, तब भी अपना पढ़ाई जारी रखी। और आदित्यपुर इमली चौक स्थित आदिवासी कल्याण समिति द्वारा आयोजित माघी मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने पुत्र बबलू सोरेन के साथ मांदर बजाया और आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाया। समारोह में चंपई सोरेन ने कहा कि माघी पर्व आदिवासी समाज के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व आदिवासी समाज की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने और उसका सम्मान करने का प्रतीक है। उन्होंने झारखंड और देश भर के आदिवासी समुदाय को माघी पर्व की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने आदिवासी समाज से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं और ऐसे में सभी को सावधान रहना होगा। उन्होंने धर्म परिवर्तन, परंपराओं के लुप्त होने और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। चंपई सोरेन ने कहा कि इन घुसपैठियों के कारण झारखंड की परंपरा और आदिवासी समाज की पहचान खतरे में पड़ रही है और अब इस समस्या से निपटने के लिए आदिवासी समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा। समारोह में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और मांदर की थाप पर नृत्य किया। आदिवासी और समाज की ओर से माघी पर्व आयोजित किया जाता है। ये बहुत पवित्र पर्व है। कल पूजा हुआ, आज यहाँ पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना भी गाएंगे और अपना नाच भी प्रदर्शन करेंगे। ये आदिवासी का बहुत ही पवित्र पर्व है। इसीलिए इस माघी पर्व के उपलक्ष्य पर सभी हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, झारखंड के सभी वासियों को शुभकामना देता हूँ। झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
और 24 फरवरी से शुरू होने वाले षष्ठम झारखंड विधानसभा की द्वितीय बजट सत्र से एक दिन पहले रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। राजधानी रांची से श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने बैठक की, जिसमें बजट सत्र को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान ये चर्चा की गई कि सत्र सुचारू रूप से कैसे चले ताकि राज्य हित में कार्य किए जा सके। वहीं विपक्षी भाजपा ने भी अपने प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की, जिसमें भाजपा विधायकों ने राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की और सरकार से सवाल करने के तरीके पर विशेष जोर दिया। भाजपा नेताओं ने बैठक के दौरान सरकार को घेरते हुए विभिन्न विषयों पर जवाब मांग करने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक और झारखंड के वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का समर्थन और संतोषजनक उत्तर दिए जाएं, ताकि बजट सत्र में कामकाजी माहौल बना रहे और राज्य की जनता की भलाई सुनिश्चित हो सके। बैठक काफ़ी सार्थक बैठक हुई है। ये दिशा निर्देश सभी विधायकों और मंत्रियों को दिया गया है कि बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा जो भी बातें उठाई जाएंगी उनका सार्थक और संतोषजनक उत्तर किया जाएगा, है ना। और चूँकि ये धन विधेयक भी होगा, विभिन्न विभागों के अनुदान की मांगों की उपस्थापना भी होगी, इसीलिए ये सबको निर्देश दिया गया है कि जो कार्य दिवस जब से प्रारंभ होगा 11 बजे से और जब तक अगर विधेयक पर कहीं किसी विपक्ष की इच्छा हुई कि वो वोटिंग चाहते हैं तो उस समय तक सदन के अंदर उपस्थित रहना होगा। उसके बाद ये भी बात हुई है कि जिन विभागों पर अनुदान की मांग की जाएगी उस अनुदान के ऊपर सत्ता पक्ष के सभी विधायक जो बोलना चाहते हैं वो तैयार होकर के रहें, अध्ययन कर लें और एक सम्यक विचार वो सदन के अंदर रखें। और जो है सभी विधायक दल का बैठक हुई, सभी माननीय सदस्य, जब तक सत्र चलेगा 24 से 27 तक जो है प्रेजेंट क्या निर्देश मिला बैठक में? निर्देश यही मिला कि हम इधर देखिएगा तब तक और सत्र में जो है सारे सदस्य को जो है बीजेपी घेरेगी, उसका कैसे? कोई उससे असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी तो अपना है, अपना बात करेंगे, हम लोग मजबूती के साथ जवाब देंगे, मजबूती के साथ सरकार के साथ, हेमंत सोरेन सरकार को मजबूती के साथ जो है हम लोग जवाब देंगे। देखिए, रणनीति हम लोगों ने बना लिया है और विपक्ष तो है ही नहीं, वो मुद्दा तलाशती है और मुद्दे में दमी नहीं है इन लोगों का। नेता प्रतिपक्ष चुन ले, यही मुद्दा है राज्य का। उसके बाद की बात करें, सरकार एकदम मजबूत सरकार, जनता ने मैंडेट दिया है। चुनाव जीतने के बाद पहला बजट है हम लोगों का, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छा बजट होगा और जनता के हर वो महत्वाकांक्षा जो सरकार प्रति था उसको हम लोग पूरा करेंगे। वहीं विपक्षी भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा के हटिया विधायक ने कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी पार्टी एनडीए गठबंधन के सभी विधायक राज्य के वर्तमान ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा के पटल पर पूरी मुखरता के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार से उन वादों को पूरा करने की मांग करेंगे जो उनने जनता से किए थे। झारखंड की स्थिति परिस्थिति नौजवानों के भविष्य के लिए मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब हम लोग करेंगे कि आपने जो जनादेश लिया है उस जनादेश का आप सम्मान कीजिए और जितने वादे हैं आप पूरा कीजिए, नहीं तो आपको सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति द्वारा श्री राम मंदिर की स्थापना के 5वीं वर्षगांठ पर 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को इस कथा के दूसरे दिन की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच व्यास पीठ एवं व्यास का विधिवत पूजा कर की गई।
सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर के संघ मैदान में चल रहे इस भव्य आयोजन में श्री धाम वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मर्मज्ञ कथावाचक आचार्य राजेंद्र जी महाराज का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया गया। स्वागत के बाद आचार्य राजेंद्र जी महाराज ने श्री राम कथा के द्वितीय दिन शिव पार्वती विवाह प्रसंग का सुंदर वर्णन किया, जो उपस्थित भक्तों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव से सरोवर कर गया। कथा के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवरदास भी विशेष रूप से मौजूद थे। शिव और पार्वती के विवाह प्रसंग ने पंडाल को पूरी तरह से भक्ति में बना दिया और हर और भक्ति की गूंज सुनाई दी। कथा के बीच बीच में मनमोहक भक्ति गीतों का भी आयोजन किया गया, जो श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहा था। ये कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम बन गया, जिसमें हजारों भक्तों ने भाग लिया और भगवान श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन किया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका रसुनचोपा से सारसे बुरु हाथू चौक पर शहीद दूसा जुगल की 235वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर 2 दिवसीय मेला और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहीद दूसा जुगल स्मारक समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहीद के स्मारक पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर समिति ने शहीद दूसा जुगल को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने की मांग भी उठाई। साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूमिज विद्रोह के इन नायकों के योगदान को सम्मानित करने की अपील की। समिति के पथलगड़ी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की भी मांग की। समिति द्वारा आयोजित मेले में विभिन्न नृत्य मंडलियों ने पारंपरिक वेशभूषा में आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसमें आसपास के हजारों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि भूमिज विद्रोह के इन नायकों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष उनकी याद में मेला एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आखिर में अच्छे नृत्य प्रदर्शन के लिए कुछ नृत्य मंडलियों को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। जयंती दिवस है और ये दोनों भाई का जन्म ऐसे स्थिति पर हुआ 1770 में और 1793 में कि ब्रिटिश ने व्यक्तिगत भूमि बंदोबस्ती कानून लाया, यानी जन्म से लेकर कानून आने तक जो प्रताड़ना झेला कि ब्रिटिश का जो अत्याचार, माने खेती मत करो, समुदाय में मत रहो, जमीन नीलामी कर दो और धान के बदले नील का खेती करो और महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, हमारे धान के खमारी पर आग भी लगा देना, ऐसे अत्याचार को वो लोग कभी बर्दाश्त नहीं किया और जिसके चलते वो लोग ब्रिटिश को 7 समुद्र पार भगाने का काम करने का ऐलान किया था। लेकिन बशर्ते क्या है कि हमारा आंदोलन को टुकड़े टुकड़े में बटा था। इसलिए आज इतिहासकारों ने हमारे आंदोलन को आंदोलन नहीं माना, जो ये हमारा स्वतंत्र सेनानी के भूमिका में रहना चाहिए था, उसका लिस्ट में होना चाहिए था। लेकिन ये टुकड़े टुकड़े क्षेत्र आधारित आंदोलन होने के चलते इतिहासकारों ने हंगामा कह दिया है और ये हंगामा नहीं है, ये जीवन और जीविका की लड़ाई था। और दूसा जुगल हमारे भूमिज समाज का बहुत बड़ा वीर थे। ये लोग अपने ज़माने में 1832 में एक अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जोर शोर हमारे इस क्षेत्र में आंदोलन छेड़ा हुआ और वो लोग जो ब्रिटिश सरकार का जो लगन की बात थी, उसमें वो लोग वो लगन को अपना जो हमारे समाज की और भूमिज समाज की ओर से वो लोग उसके खिलाफ लोग आंदोलन छेड़ा था। और जो ये लोग का अंतिम में देवली चौक जहाँ कोट का क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ इन लोग का फांसी हुआ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।